मेरा नाम साऊ नहीं है, हाउ है, हाउ। खजंगा में देख लेना कि महाराष्ट्र में जितने लोगों के पीछे कर लगता है ये ज्यादातर चितपावन ब्राह्मण है, लाइक मनोहर पर्रिकर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, लता मंगेशकर। तो मराठे जबरदस्ती एक टैक्स ले लिया करते थे, इसको चौथ बोला करते थे। फर्रुख के मुंह में जो गालियां निकली फर्रुख ने निकाली, जिनकी 1680 में मृत्यु हो जाती है। भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि 1680 में भारत के दो महान सम्राट मृत्यु के गाल में समा गए थे। एक मेवाड़ महाराणा राज सिंह और दूसरे मराठा छत्रपति शिवाजी। उनसे ठीक एक साल पहले लगभग 1678 में जमरूद का थाना में एक और बड़े राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इन बड़े राजाओं की मृत्यु ने भारत भूमि को औरंगजेब के उन कुटिल नीतियों के भरोसे छोड़ दिया था। इन नीतियों का कोई विरोध करने के लिए आगे आए थे तो महाराज संभाजी थे। महाराज संभाजी 1680 से 89 तक शासन करते हैं। 89 में औरंगजेब द्वारा इनके पूरे परिवार को पकड़ लिया जाता है, बाकी परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और संभाजी राजे को मार दिया गया। तो इनके छोटे भाई यहां पे शासन संभालते हैं, राजा राम। जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की पत्नी विधवा रानी ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र को लेकर यहां पर शासन संभालती है 1700 लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल शहजादों में लड़ाई हो जाती है। मुअज्जम और आजम के बीच में जब लड़ाई हुई तो आजम ने संभाजी के बेटे साहू को रिहा कर दिया। देखिए आप, संभाजी जब गिरफ्तार किए गए हैं तो इनके साथ इनके पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके बेटे हैं साहू, जो अभी तक मुगलों की जेल के अंदर है, उनको आजम रिहा कर देता है। मतलब इधर संभाजी के यदि साहू को गिरफ्तार नहीं होता साहू राजा बनता, पर राजा बाद में संभाजी का भाई बना था, राजा राम बना था, मतलब साहू का चाचा। और ताराबाई क्या लगती है तो साहू की चाची। साहू जैसे ही बाहर आया, आजम ने साहू को कहा कि साहू तू जा, हम तुझे छोड़ते हैं, क्या तू हमारी सहायता करेगा? साहू ने कहा मैं जाता हूं एक बार साउथ में और मैं मेरी सेना लेकर आ जाऊंगा। लेकिन साहू जब वहां पहुंचा तो इसकी जो चाची थी ताराबाई, ताराबाई ने साहू को राजा मानने से मना कर दिया। और ताराबाई ने कहा कि ये कोई राजा नहीं है, राजा मेरा बेटा बनेगा। ढोंगी है, इसको किस बात का राजा बनाया जाना चाहिए? झूठा दावेदार है। इस बात को लेकर मराठे दो धड़ों में बंट गए। आधे मराठे साहू की तरफ चले गए, आधे मराठे ताराबाई की तरफ चले गए। साहू वर्सेस ताराबाई। पर सियाने सियाने मराठे साहू के पक्ष में आए और उन्होंने कहा कि यार यदि साहू गिरफ्तार नहीं होता तो संभाजी महाराज के बाद साहू ही बनता। ये तो साहू गिरफ्तार हो गया इसलिए राजाराम बना था, राजाराम बना इसलिए ताराबाई का नंबर आया, वरना तो साहू का नंबर ही आता, पीढ़ी वही चलती। तो साहू जीत जाता है इस युद्ध के अंदर तथा सतारा में छत्रपति बना। इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? सतारा। और मराठों के राजा को बोलते क्या थे? छत्रपति। ताराबाई महाराष्ट्र का एक और शहर है कोल्हापुर, जहां की चप्पलें बड़ी प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे ज्यादातर लोग। ताराबाई कोल्हापुर चली गई। साहू अच्छा छत्रपति नहीं था, कैपेबल नहीं था। तो इसके शासन काल में प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि होती है और प्रधानमंत्री को ये लोग बोलते थे पेशवा। जब खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और साहू के बीच में, तो आधे लोग ताराबाई के पक्ष में थे, आधे लोग साहू के पक्ष में थे। बालाजी विश्वनाथ उस टाइम साहू का साथ देते हैं। किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी पहचान यह है कि वो सही समय पर सही निर्णय ले पाए। शायद बालाजी विश्वनाथ इस रूप में एक सही निर्णय ले रहे थे। बालाजी विश्वनाथ वैसे कोंकण के चितपावन ब्राह्मण थे। गोवा वाला जो इलाका इसको कोंकण बोलते हैं, और यहाँ के चितपावन थे। चितपावन ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि चितपावन बेहद इंटेलिजेंट ब्राह्मण होते हैं। आपके महाराष्ट्र में जितने लोगों के पीछे कर लगता है ये ज्यादातर चितपावन ब्राह्मण है, लाइक मनोहर पर्रिकर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, लता मंगेशकर, ये जितने भी कर वाले सुनते हो ये ज्यादातर चितपावन है। इनमें से ये लोग, सुरेश प्रभु थे तो वो चितपावन थे। इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। इंटेलिजेंट लोगों की हर समय कद्र होती है, तो फिर बालाजी विश्वनाथ इंटेलिजेंट थे और बेसिकली रेवेन्यू मामलों के। इनका परिवार शुरू से रेवेन्यू मामलों में एक्सपर्ट था, राजस्व मामलों में निपुण थे। इनका परिवार ही पहले यही काम किया करता था। एक्सपर्ट रेवेन्यू अफेयर्स जितने भी थे उनके अंदर हुआ करते थे। मैंने बताया था आपको कि खेड़ा वाला युद्ध जब होता है तो खेड़ा का युद्ध 1707 में जब साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, तो इस युद्ध के अंदर इन्होंने साहू का साथ दिया था। तो साहू बड़ा राजी होता है इनसे
और वास्तव में साहू का साथ ही नहीं देते हैं, बल्कि ताराबाई के एक मुख्य सेनापति हुआ करते थे, धन्नाजी जाधव। उन धन्नाजी जाधव को साहू की तरफ तोड़ के लेके आ जाते हैं। साहू इस वजह से भी राजी था कि साहब ताराबाई के जो मुख्य मुख्य सरदार है उनको तोड़कर लाने वाला कोई बंदा है तो वो बंदा अपने आप में बालाजी विश्वनाथ है। तो साहू ने इनको एक पद दिया, वो पद था सेना करते। सेना करते का पद दिया गया। सुनना देखो, दो अलग अलग पद होते, एक होता सेनापति जो युद्ध में जाके लीड करेगा, वो तो होता था सेनापति। एक होता सेना करते। सेना करते क्या करेगा, तो सेना का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति, मिलिट्री का मैनेजर जो हुआ करता था उसको सेना करते बोलते। हथियार कहां से आएंगे, राशन कहां से आएगा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, ये तमाम चीजों की जानकारी कोई बंदा रखता था तो सेना करते। तो सेनापति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाया करती थी। सेनापति तो ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं, युद्ध में जाके लड़ना है, ये भी अपने आप में एक बहादुरी का काम है, पर बाकी सब चीजें, सेना किधर से जाएगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ खाना कौन देगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तनख्वाह कहाँ से आएगी, ये सब बातें रखना भी तो अपने आप में बड़ी बात है। आप ये कह लीजिए कि एक तो आपका थल सेनाध्यक्ष है, एक आपका रक्षा मंत्री टाइप का आदमी है। तो रक्षा मंत्री तो नहीं, रक्षा मंत्री तो अलग हुआ करता था, सारे नौबत हुआ करता था। सेना करते मैनेजर था, मिलिट्री मैनेजर एक प्रकार का बंदा हुआ करता था। तो साहू ने पहले इसको सेना करते बनाया था, फिर साहू का और विश्वास जीतते हैं और 1713 के अंदर साहू इनको पेशवा बना देता है। तो पहले सेना करते के पद पे थे, 1713 में क्या बना दिए गए थे, तो पेशवा बना दिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे पहले पेशवा बने नहीं थे, ये छठे पेशवा थे। शिवाजी महाराज के टाइम से पेशवा बनने शुरू हो गए थे, पर जब तक छत्रपति शक्तिशाली हुए थे तब तक पेशवाओं की औकात नहीं थी कि छत्रपति को किसी भी मामले में बाईपास कर पाए। लेकिन जब छत्रपति कमजोर पड़ने लगे, साहू इतने कोई शक्तिशाली छत्रपति थे नहीं, साहू जब कमजोर पड़े तो छत्रपतियों की कमजोरी को देखकर पेशवाओं की शक्तियां अपने आप बढ़ गई थी। सिंपल सी बात है, जब राजा योग्य होता है तो मंत्री उसके कंट्रोल में रहते हैं। जैसे मुगल बादशाह हमने पढ़े थे कि मुगल बादशाह जब तक शक्तिशाली रहे थे, 1707 तक, जब तक औरंगजेब रहा था, किसी मंत्री की औकात नहीं थी कोई चूं कर जाए। लेकिन जैसे बेलखने मुगल बादशाह बनने शुरू हुए, मुर्शिद कुली खान कहता है कि मैं बंगाल का टैक्स नहीं दूंगा, आसफ जा निजामुल मुल्क चिनकलिज खान आपके कहता है मैं हैदराबाद का टैक्स नहीं दूंगा, सादत खान कहता है मैं अवध का टैक्स नहीं दूंगा, बदन सिंह जी कहते हैं हम भरतपुर के राजा बनेंगे। सबके सब शक्तिशाली होने लग गए थे, बाकी पावर जितने भी थे। ये कहिए इनमें जब तक शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई वो लोग रहे तब तक तो कोई बोल नहीं पाया। लेकिन जब जैसे छत्रपति कमजोर पड़े तो पेशवाओं की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। वो जो मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल आपको देता ही कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में मंत्री इतने पावरफुल थे कि कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। अपने हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है, अपने हिसाब से समझौते चल रहे हैं, वो का वो। अब देख लो, अब अपने को मंत्रियों का नाम ही नहीं पता, कौन कौन मंत्री लगता है भाई ये सब कुछ संभालने वाला। तो ये हमेशा, ये इंदिरा गांधी के टाइम में था, इंदिरा गांधी ही सिरमौर थी, ये नेहरू जी के टाइम में था, तो सबको सिरमौर वही थे, मंत्रियों की चलती नहीं थी। तो जब आपका प्रमुख मजबूत होगा तो मंत्रियों में नहीं चलेगी, जब आपका प्रमुख कमजोर होगा तो मंत्री हमेशा पावरफुल होंगे। एग्जैक्टली यहां पर भी यही हुआ था। अब इसके बाद एक और बताता हूं, देखो एक मुगल बादशाह हमने पढ़ा था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक मुगल बादशाह पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था। और फर्रुखसियर के टाइम में मैंने दो सैयद बंधु बताए थे, उनमें एक सैयद बंधु का नाम मैंने बताया था आपको, हुसैन अली खान। हुसैन अली खान जिसको कि मीर बख्शी बनाया हुआ था। और ये केवल मीर बख्शी नहीं था, ये वास्तव में दक्कन का गवर्नर भी था। दक्कन मतलब साउथ इंडिया, तो दक्कन का गवर्नर भी किसी को बनाया हुआ था तो हुसैन अली खान को था। इधर फर्रुखसियर के और सैयद बंधुओं के बीच में बननी बंद होती है। सैयद बंधुओं में एक और भाई कौन, तो अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान था। अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान को कहता है कि तू जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जा भाई, तू दक्कन के अंदर मत रह। वो उस टाइम दक्कन का गवर्नर हुआ करता था। इन दोनों भाइयों में इंटेलिजेंट ज्यादा हुसैन अली खान था, हालांकि थोड़ा शॉर्ट टेम्परामेंट था, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाया करता था। अब्दुल्ला खान उतने ठंडे दिमाग का बंदा था, पर समझदार ज्यादा था हुसैन अली खान। और हुसैन अली खान को जब ये समाचार आया कि भाई की दिल्ली में हालत खराब है और भाई ने मेरे को दिल्ली बुलाया, तो उसे लगा कि यार नहीं, दक्कन खाली छोड़कर नहीं जा सकते, यदि दक्कन खाली छोड़कर गए तो मराठे लफड़ा कर देंगे। फिर उसे लगा कि फर्रुखसियर अपने दोनों भाइयों के खिलाफ है, फर्रुखसियर अपने को मरवाना चाहता है, क्यों ना अपने मराठों से हेल्प ले। और हुसैन अली खान मराठों के साथ एक समझौता करता है फर्रुखसियर के शासनकाल में। अब चूंकि समझौते राजाओं के शासनकाल में होते हैं तो ये राजाओं के माने जाते हैं, तो एक समझौता होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था
मैंने एक बात बताई थी आपको कि फर्रुख शेर अंग्रेजों के साथ भी एक समझौता करता है और मराठों के साथ भी समझौता करता है। अंग्रेजों वाला समझौता मैंने पूरा बता दिया था कि जॉन शर्मन जब 1717 में जाके फरमान प्राप्त कर लेता है वहां से, जिसके बारे में ओम्स कहता है कि वो कंपनी का मैग्ना कार्टा है। आज अपने दूसरे वाला समझौता पढ़ते हैं। तो वास्तव में तो समझौता छत्रपति कर रहा है। छत्रपति कौन है? शाहू। और उधर मुगल बादशाह कर रहा है। मुगल बादशाह कौन है? तो फर्रुख शेर। मुगल बादशाह था फर्रुख शेर। ये दोनों ये समझौता कर, पर वास्तविकता यह है कि शाहू की तरफ से ये समझौता करने के लिए जा रहे हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि तो खुद ही कमजोर आदमी था। और मुगल बादशाह की तरफ से ये समझौता करने के लिए जा रहे हैं, फर्रुख शेर की तरफ से आ रहा है हुसैन अली खान, सैयद बंधुओं में से एक, उसका मीर बख्शी और उसका दक्कन का गवर्नर। तो आप राजाओं को पूछोगे तब तो छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह फर्रुख शेर के बीच का समझौता था, पर दोनों के प्रतिनिधि कौन थे? इधर से बालाजी विश्वनाथ थे, इधर से हुसैन अली खान थे। यह समझौता हुआ था 1719 के अंदर। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी कामयाबी यह समझौता है। समझौता क्या था? इधर सुनना, देखो मैं समझाता हूं आपको समझौता क्या है। महाराज शिवाजी ने जो अपना राज्य एक्वायर किया था, जो राज्य बनाया था, महाराज शिवाजी उस राज्य को एक नाम दिया करते थे, स्वराज। हमारा खुद का राज्य है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्वराज। इसीलिए कालांतर में शिवाजी अपने राज्य को क्या बोलते थे? स्वराज बोला करते थे। हमारा राज्य है स्वराज। इसीलिए बाद में आपके बाल गंगाधर तिलक भी बाद में जब डायलॉग देते हैं तो वो भी मराठी थे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। तो खुद के राज्य को स्वराज, स्वाभाविक सी बात है। हिंदी का शब्द स्व, खुद का, राज मतलब राज्य। तो शिवाजी अपने राज्य को बोलते थे स्वराज। इस समझौते में अब हुआ क्या? शिवाजी एक राज्य बना के गए थे स्वराज। उसके बाद मुगलों और मराठों के बीच में लड़ाइयां चल रही है और मुगलों ने मराठों के कोई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मान लो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे मुगलों ने कब्जा कर लिया, पर मराठे भी कमजोर नहीं पड़ रहे। और मराठों ने मान लो ये इलाका जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया, इधर वाले इलाके जीत लिए। जैसे उन्होंने हैदराबाद जीत लिया था, हैदराबाद के कुछ एरिया जीत लिए थे, बरार के कुछ एरिया जीत लिए थे, खानदेश के कुछ एरिया जीत लिए थे, है ना, गोलकुंडा के कुछ इलाके जीत लिए थे उन्होंने, कर्नाटक के कुछ इलाके जीत लिए थे उन्होंने। तो जब मराठों और मुगलों के बीच में लड़ाई चल रही थी तो मराठों के कुछ इलाके मुगलों ने जीत लिए, मुगलों के कुछ इलाके मराठों ने जीत लिए। समझौते में देखो कितना गजब की बात है। समझौते में कहा गया कि शिवाजी का जो स्वराज है ना वो पूरा शाहू को देना पड़ेगा। शिवाजी का जो भी स्वराज था वो पूरा का पूरा किसको दिया जाए? मराठों को दिया जाए, शाहू को दिया जाए। इसका मतलब है कि ये जो स्वराज का वह भाग जो मुगलों ने दबा रखा है, मुगल उसको खाली करेंगे और किसको दिया जाएगा? शाहू को। मुगलों का ठीक है, मतलब हमने जो मराठों के एरिया दबा रखे हैं वो मराठों को वापस देने का। जी एग्जैक्टली। तो क्या तुमने जो हमारे इलाके दबा रखे वो हमें वापस दोगे? ना, वो भी हम रखेंगे। मतलब जो तुम्हारा था वो भी हमारा है, जो हमारा है वो तो हमारा है ही। ठीक है, और बताओ क्या है का? और साउथ इंडिया में हर जगह से हम कहीं से भी 2 टैक्स ले सकते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। मेरे बताए हुए होंगे क्लास में आपको, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ तो एक टैक्स हुआ करता था जो मराठे सुरक्षा के बदले में लिया करते थे। 1/4 लेते, इसलिए चौथ बोलते कि मराठे किसी भी पड़ोसी राज्य के पास जाते और उसको कहते भाई तेरी इनकम कितनी? वो कहता 1 लाख, तो 25,000 हमें देते। ये चौथ दे, हमें चौथाई भाग दे। क्यों दो तुम्हें? तो हम तेरी सुरक्षा करेंगे। तो किससे करोगे मेरी सुरक्षा? हमसे। हम वापस नहीं आएंगे लेने के लिए। तो मराठे जबरदस्ती एक टैक्स ले लिया करते थे, इसको चौथ बोला करते थे। चौथाई भाग सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। फिर मराठे कहते अब 10% एक और दे, 1 लाख है, 10,000 रुपए हमें और दे। किस बात का? कि सरदेशमुखी है। सरदेशमुखी किसका? तो मराठों का यह मानना था कि ये पूरा इलाका हमारा है, यहां का जितना भी रेवेन्यू होगा, तो रेवेन्यू लेने वाले जो अधिकारी होते थे ना उनको देशमुख बोलते थे। कि जैसे मान लो अपने यहां पटवारी है तो पटवारी को महाराष्ट्र वाले क्या कहें? तो देशमुख। तो देशमुख किसी टाइम में पोस्ट हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे होता है क्या कि वो पोस्ट हेरिडिटरी हो जाती है। वो जो पोस्ट होती है वो हमेशा वंशानुगत हो जाती है और उस पोस्ट पे भाई मैं देशमुख बना, मेरे बाद मेरा अगला मेरा बेटा बना, पोता बना, पड़पोता बना, सड़पोता बना, सब देशमुख 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 के पद पर काम करते रहे। तो बाद में हमारी जाति देशमुख हो गई। रितेश देशमुख,
तो ये देशमुख, ये मान लो इनका परिवार जो था ये पहले पटवारी का काम करता होगा, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। मराठों का ये मानना था कि हमारा जो छत्रपति होता है वो सारे देशमुखों का सर है, वो सर देशमुख है, इसलिए देशमुख वो है जो रेवेन्यू अधिकारी है, तो इस रेवेन्यू का 10% इलाका हमें दिया जाए क्योंकि हम सर देशमुख है। तो मराठे पूरे दक्षिण भारत से चौथा सर देशमुखी ले सकते हैं, मुगलों वाले इलाके से भी। और हुसैन अली खान कहा हाँ ये भी देंगे, चिंता मत करो तुम, ये भी दे दिया जाएगा। और बताओ क्या है, 1707 में जब साहू को रिहा किया गया था तो केवल साहू को रिहा किया गया था, साहू की मम्मी, साहू के बाकी रिश्तेदार अभी तक मुगलों की जेल के अंदर थे। साहू ने कहा जितने रिश्तेदार हमारे हैं उन सबको रिहा किया जाए, कैसा आप कर देंगे। और बताओ, मतलब सब कुछ मराठे ले रहे हैं। देखो शिवाजी का पूरा राज्य मराठे लेंगे, नए जीते गए क्षेत्र मराठे लेंगे, मराठे साउथ इंडिया में क्या ले सकते हैं, चौथो सर देशमुखी ले सकते हैं, और जो मराठों के रिश्तेदार है, साहू के जो रिश्तेदार है उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। तो मुगलों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मुगलों ने कहा साहब थोड़ी सी चीजें तो हमें भी दो, क्या बताओ क्या दे, कि देखो आप पूरा टैक्स आपको दे दिया, साउथ इंडिया से चौथ ले सकते हो, साउथ इंडिया से आप सरदेशमुखी ले सकते हो, नए जीते गए क्षेत्र आपके, शिवाजी वाला स्वराज आपका। तो आप मुगल बादशाह को 1 साल के 10 लाख रुपए पहुंचाओगे। जब पूरा साउथ का टैक्स आप लेते हो तो मुगल बादशाह को हिस्सा तो मिले, क्या ठीक है दे देंगे। अब जब संधि कर रहे हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, तो मराठे मुगलों को 15,000 सैनिकों की सहायता देंगे कि जब भी मराठों को पता चले, मुगलों को जरूरत पड़े तो 15,000 मराठे सैनिक जाएंगे सहायता करने के लिए। का ठीक, ये बड़ा बड़ा सा समझौता है आपके। एक बात और सुना, देखो तो कल मैं एक बात बता रहा था आपको कि साहू और ताराबाई के बीच में लड़ाई होती है, साहू सतारा के अंदर छत्रपति बन जाता है और ताराबाई चली जाती है कोल्हापुर। ताराबाई कहां पर चली गई थी, कोल्हापुर चली गई थी। अच्छा, ताराबाई किसको राजा बनाना चाहती है, ताराबाई अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। ताराबाई के बेटे का नाम था शिवाजी सेकंड। ताराबाई के बेटे का नाम क्या था, शिवाजी सेकंड। इधर एक लफड़ा और हुआ, ये वास्तव में राजा राम की रानी थी। राजा राम की 2 रानियां थी। राजा राम की एक रानी का नाम था ताराबाई, इसके बेटे का नाम है शिवाजी सेकंड। एक बेटे का नाम, एक रानी का नाम है राजसबाई, और राजसबाई के बेटे का नाम है संभाजी सेकंड। राजा राम की एक रानी है ताराबाई जिसका बेटा शिवाजी सेकंड, एक रानी है राजसबाई जिसका बेटा संभाजी सेकंड। संभाजी जब 1689 में पकड़ लिए गए थे तो राजा राम उनका भाई था, वो वहां पे छत्रपति बनता है। राजा राम जब मर गया तो उसकी रानी ताराबाई शासन संभालती है शिवाजी सेकंड की तरफ से, और वो शिवाजी सेकंड को छत्रपति बनाना चाहती है, पर वो छोटा है इसलिए वो शासन संभाल रही है। इधर से साहू आ गया और साहू ने कहा कि उत्तराधिकारी तो मैं हूं, संभाजी का बेटा तो मैं हूं, इसलिए उन दोनों के बीच खेड़ा का युद्ध होता है और ताराबाई अपने बेटे शिवाजी सेकंड को लेकर कहां चली जाती है, कोल्हापुर। कुल मिलाकर राजा राम का परिवार कोल्हापुर चला गया था। संभाजी और राजा राम भाई है, संभाजी का बेटा साहू छत्रपति बन जाता सतारा में, और राजा राम का पूरा परिवार किधर चला जाता है, कोल्हापुर चला जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारी राजधानी कोल्हापुर है, और कोल्हापुर में ताराबाई और शिवाजी सेकंड को लेकर बैठ गई वहां पे। एक दिन ये पड़ी, राजसबाई पड़ी, इसने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, ताराबाई को और शिवाजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया, और इसने कहा अपना संभाजी सेकंड बनेगा। तो 1715 के बाद में कोल्हापुर की स्थितियां चेंज हो गई थी और कोल्हापुर में संभाजी सेकंड को राजा बना दिया गया था। तो कोल्हापुर में अब संभाजी सेकंड बैठा हुआ था। अब इनके बीच में नहीं बने, कोल्हापुर वाला कहे असली राजा मैं हूं, सतारा वाला कहे कि असली राजा मैं हूं। यहां जब बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली खान से समझौता करते हैं तो बालाजी विश्वनाथ कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ ने कहा भाई कि हम राजा बनेंगे, पूरी तरीके से राजा हम, ये कौन होता है दूसरा राजा बनने वाला अपने आप के अंदर। हुसैन अली खान ने कहा यार ठीक है तुम बन जाना राजा, तुम तो यार ये बाकी वाली शर्तें मानो, तुम्हारा घर का मामला निपटाते रहो। इधर से राजसबाई आई और राजसबाई ने आगे मुगलों का मतलब आपस में समझौते कर लोगे, मुगल मराठे हमसे भी कोई पूछोगे कि नहीं पूछोगे, सतारा वालों से समझौता कर रहे हो, कोल्हापुर वालों की कोई डिमांड ही नहीं है, कोल्हापुर वालों से भी पूछा जाना चाहिए, तो तेरी क्या डिमांड है तू बता, राजा तो ये है, सतारा वाले राजा है। उसने कहा राजा कोई बन जाना, पर इस साहू को समझा दो। क्या समझाए कि साहू आके मेरे बेटे संभाजी सेकंड को तंग करता है, साहू सतारा से कोल्हापुर आता है और कोल्हापुर आगे संभाजी सेकंड को तंग करता है। क्या तंग करता है, तो ये आगे उसको कहता है कि मेरा नाम साहू नहीं है, हाउ है, हाउ, खजंगों में देख लेना, ये इस हाउ से हमें तो पीछा छुड़वा दो। मुगलों ने लिखवाया कि साहू
कोल्हापुर में संभाजी सेकंड को जाकर तंग नहीं करेगा। और कहा यार साहू क्या यार टावरों की तरह हाउ हाउ करके डराता रहता है, ये गलत बात है। मत इस समझौते की एक शर्त है कि कोल्हापुर में जो संभाजी सेकंड रह रहा है उसको साहू परेशान नहीं करे। समझौता हुआ, बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली खान खड़े हुए हाथ मिलाएंगे, समझौते की बधाई हो बधाई। हुसैन अली खान का बधाई छोड़ो, समझौते की बाकी शर्तें लागू होती रहेगी, रुपए उपे बाद में देते रहना। ये 15,000 आदमी चाहिए अभी के अभी। बालाजी विश्वनाथ ने कहा तैयार है। 15,000 मराठे मावले, हुसैन अली खान तुम जहां कहोगे वहां लड़ने के लिए तैयार। हुसैन अली खान ने कहा अभी के अभी मेरे साथ दिल्ली चलो। हुसैन अली खान इन्हीं 15,000 मराठों की सहायता से दिल्ली आता है और दिल्ली आगे फर्रुख शेर को मार देता है। इस समझौते पर बाद में फर्रुख शेर को जब मार दिया गया तो सैयद बंधु ने अगला बादशाह बनाया था रफीउद्दर्जात। तो वास्तव में इस समझौते पर साइन रफीउद्दर्जात ने किए थे। ये समझौता फर्रुख शेर के टाइम में हुसैन अली खान करके आता है, पर इसको रेक्टिफाई कोई करता है, इसको यदि कंफर्म कोई करता है तो रफीउद्दर्जात करता है बाद में। और इन मराठों की सहायता से उधर मार दिया गया था उनको। अब और सुनो, देखो बात कहते हैं कि फर्रुख शेर अपने एक मुगल बादशाह हुआ करता था। फर्रुख शेर के भाई एक बार बीमार हो गया, और बीमारी भी क्या, फर्रुख शेर को हो गया फोड़ा, पर हो गया गलत जगह कि बेचारा किसी को बता और नहीं पाए, ठीक नहीं हो रहा। अपने बेद जी आते, बेद जी कहते हुए उल्टे लेट जाओ, हल्दी का लेप करेंगे, हल्दी का लेप करके चले जाते। अपने वही था गावा हो जाते, हल्दी का लेप करते, हल्दी सोख लेगी सब कुछ। टाइम लगता था यार आयुर्वेदिक चीजों के अंदर। तो अंग्रेजों को फिर पता चला कि बादशाह बीमार है। देख लो साहब, बीमारियां ठीक कर करके भारत पे कब्जा कर लिया था, यूं ही बेचारों ने कब्जा नहीं किया, इलाज किए थे यहां पर आके सबके। इस बार फिर कलकत्ता से एक दल मिलने के लिए आता है। जॉन सरमन नाम करके एक बंदा हुआ करता था, वो उस दल का नेता था। अपने साथ एक डॉक्टर लेके आए, विलियम हैमिल्टन। एक दुभाषिया लेके आए कि यार ट्रांसलेशन कौन करेगा। उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। आर्मेनिया का एक लड़का था, फारसी भी जानता था और इंग्लिश भी जानता था। इसको लेके आए कि यार तू भी साथ चल और तू वहां पे हमारी बात का ट्रांसलेशन करते रहना। तो आए और आके कहा कि हम मुगल बादशाह से मिलना चाहते हैं। गेट कीपर मुगल बादशाह के पास गया, मुगल बादशाह रूम में रेस्ट करे अपने। उनका साहब वो गोरे आए हैं थोड़े, वो कह रहे हैं कि मुगल बादशाह से मुलाकात करनी है। मुगल बादशाह का भाग यहाँ से, तुझे पता नहीं यहाँ पे हालत खराब हो रखी है, तुझे लग रहा है मुगल बादशाह से मिलना है, कह दे कि नहीं मिलेंगे। वो गया और उसने कहा साहब मुगल बादशाह ने कहा कि हम मुलाकात नहीं करूंगा। उनका प्लीज एक बार कहो कि हम दूर से आए हैं, आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं हम, तो थोड़ी सी मुलाकात चाहिए, एक मुलाकात जरूरी है, प्लीज करो तो सही एक बार। तुम मिलो तो सही। किसकी मूवी है? नाना पाटेकर की एक मूवी है शायद, तुम मिलो तो सही। नाना पाटेकर ऐसा डिम्पल कम्पाडिया के बुढ़ापे के दिनों की मूवी देख लेना आप, है ना, फ्री बैठे हो आजकल, वीडियो तो ये तो देखते नहीं, मूवी तो देखना कम से कम। तो जॉन सरमन ने इधर कहा होगा कि साहब मिलो एक बार। फर्रुख शेर ने कहा आप गिफ्ट विफ्ट लाए तो अंदर ही भेज दे यार, इस रूम में बातचीत कर लूंगा, अब दरबार में जाके तो कौन बैठे। जॉन सरमन वहां चले गए, मुजरा किया जाके मुगल बादशाह को, 3 बार सजदेर पे बोस किए। कहा साहब कैसे, हमने सुना आपकी तबीयत खराब है। फर्रुख शेर ने कहा क्या खराब है, पूछो ही मत, जीव निकला जीव। क्या हुआ सर? उसने कहा यार बताने जैसी कंडीशन भी नहीं है, बीमारी अलग ही है थोड़ी। क्या हुआ? फोड़ा हो रखा है। मतलब इस बीमारी में क्या नहीं बताना है? उसने कहा जॉन सरमन, तेरा नाम सरमन है फिर भी शर्माता नहीं यार, क्या क्या बातें पूछ रहा है तू, मुझे बताते हुए शर्म आती है, तू पूछ रहा है। उसने कहा सर डॉक्टर लाए हैं हम साथ में, विलियम हैमिल्टन साथ में, और आपको पता है सर हमारे अंग्रेज डॉक्टर तो अच्छे होते हैं। कभी गैब्रियल वॉन्टन ने मुगल राजकुमारी जहांरा का इलाज किया था, शाह शुजा के परिवार में वो महिला बीमार हो गई थी, तब भी इलाज करके गए थे। सर एक बार सेवा का मौका दो, 2 मिनट लगेंगे सर, हाथों हाथ अभी इलाज कर देंगे। उसने कहा नहीं रहने दो रे आप, वो बेद जी डेली आते हैं, हल्दी का लेप करके जाते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ, तुम कैसे ठीक कर दो? अरे सर एक बार ट्राई तो करके देखने दो, बताओ कहाँ है आपके फोड़ा। उसने कहा यार फिर यही बात करता है, ऐसे कैसे दिखा सकता हूं मैं, तुम बाहर जाओ सारे के सारे, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा खाली। बाकी वाले सब बाहर गए, उन दिखाया डॉक्टर को, ये देखो फोड़ा हो रखा है, बैठा ही नहीं जाता मेरे से, तो करवट लेके सोना पड़ता है। विलियम हैमिल्टन ने इधर उधर की बातें करते हुए, और बताओ क्या चल रहा है, कब बीमार हुए थे, कितने हल्दी के पाटे करवा लिया आपने, क्या कहा था बेद जी ने, और आपके राज्य की क्या हाल चाल है,
कैंची साथ में थी उसके हाथ में। डॉक्टर ऐसे ही करता है। डॉक्टर यूं आपकी मान लो यहाँ फोड़ा फोड़ा हो जाए ना, आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर यूं बातें पूछता रहता है आपसे, क्या करते हो आप? कहते हो मैं आरएस की तैयारी करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, आरएस की तैयारी गुड गुड, बहुत अच्छा है। सिविल की तैयारी बहुत अच्छी चीज। कहाँ से करते? तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। अरे अरे मेरा भी नाम सुना, ये किधर पड़ता है अपने? आप इतने कहते हो सर वो गुर्जर की तरफ। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं एक दिन निकल रहा था वहां से, बहुत सारी भीड़ थी यार। हाँ हाँ वही है, अच्छी बात है। कितने साल हो गए, कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो इस बार? आप बताने वाले होते इतने कच लगा देता है वो आपके एकदम। आप एक बार तो जाड़ भींच के रह जाता है, वो जी करता है डॉक्टर के भोगने में दे खींच के, पर इतने में डॉक्टर कहता है बस बस कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो गया ठीक हो गया। कांटा लगने जितना दर्द होता है, सुई चुभने जितना दर्द होता है, इतना सा दर्द होता है एक बार। और उसने फर्रुख शेर से पूछते पूछते, कैंची उसके हाथ में थी, उसने कट लगा दिया। फर्रुख शेर तो मार दिया रहा है। फर्रुख शेर के मुंह में जो गालियां निकली फर्रुख शेर ने निकाली। अब मंगते, अरे उसने कहा सर कूल चिल चिल, ऐसे मत करो सर आप, और अब 2 मिनट रुको तो सही आप। फर्रुख शेर खड़ा हुआ, उसने कहा सर अब बताओ दर्द हो रहा है। फर्रुख शेर ने कहा पूछ मत तू एक बार। अरेगा सर पानी पियो, पानी का गिलास दिया, बैठो आप। फर्रुख शेर ने कहा ना ना बैठूंगा नहीं, बैठने में ज्यादा दर्द होता। अरेगा सर अब नहीं होगा, फोड़ा था काट दिया मैंने, निकल गई मवाद उसकी बाहर, बैठो आप। फर्रुख शेर बेचारा धीरे धीरे करके बैठा, पर बैठा तो फर्रुख शेर को लगा यार कुछ नहीं। उसने कहा डांस करके देखो, बोले ऊपर नीचे हिल के देखो थोड़ा। फर्रुख शेर ने जॉगिंग वॉगिंग करके देखा, एकदम रेडी। और क्या फर्रुख शेर राजी है। उसने कहा बुलाओ जॉन सरमन को अंदर बुलाओ। जॉन सरमन अंदर आए। फर्रुख शेर ने कहा मांग जॉन सरमन, शर्माना मत, जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। जॉन सरमन ने कहा साहब वो थोड़ा बंगाल का बिजनेस दे दो हमें तो थोड़ा ठीक रहे, टैक्स वैक्स ज्यादा लगते हैं। कि 3000 रुपए में बंगाल का बिजनेस दिया। 3000 रुपए जमा करवाओ और बंगाल के अंदर बिजनेस करो जाके। और बताओ क्या चीज दी जाए तुम्हें? साहब वो हमारे सिक्के हैं ना, आप वाले सिक्के चलते हैं, हमारे सिक्के चलते नहीं है। कि जाओ तुम्हारे बॉम्बे की टकसाल में जितने सिक्के मिलेंगे उनको मान्यता है, बॉम्बे से जितने भी सिक्के बनाओगे पूरे भारत में चलेंगे। जैसे मेरे चलते हैं वैसे तुम्हारे सिक्के चलेंगे। सूरत में पुर्तगाली पंगे करते रहते हैं, व्यापारियों को भड़का देते हैं कि 10,000 रुपए जमा करवाओ सूरत पूरा तुम्हारा। जाओ कलकत्ता में फैक्ट्री तो लगा ली, पर अब लुगाई टाबरों के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, आसपास घर बनाने पड़ेंगे, जमीन ही नहीं है हमारे पास कि खरीद लो। कलकत्ता के आसपास जितनी जमीन खरीद सकते हो उतनी जमीन। फर्रुख शेर फरमान जारी करता है, 3000 में बंगाल का बिजनेस दिया जाता है तुम्हें, 10,000 में पूरा सूरत बंदरगाह का बिजनेस दिया जाता है तुम्हें, तुम कलकत्ता के आसपास की जमीन खरीद सकते हो, तुम्हारी बॉम्बे टकसाल के जितने भी सिक्के हैं उनको मान्यता दी जाती है। 1717 में फर्रुख शेर एक अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जॉन सरमन के सामने यह सब शर्तें मंजूर करता है। भारतीय गुलामी का इतिहास कुछ यूं बीमारियों से शुरू हो गया था।